नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गार्गी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड। देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया की सिक्योरिटी की, तो हमें 2.5 फ्रंट पे डील करने की बात कही जाती है। क्या कही जाती है? 2.5 फ्रंट। हो सकता है ये रिफ्लेक्शन में मैंने लिखा है, पर चल जाएगा, दिख जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। 2.5 फ्रंट। देखो, दो फ्रंट्स में एक तो है पाकिस्तान, एक है चाइना। ये हाफ फ्रंट क्या है? ये ही कंटेक्स्ट है हमारा। ठीक है, दो फ्रंट्स में एक तो चाइना हमारा दुश्मन हो गया, एक पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो गया, बच गया एक हाफ फ्रंट। ये हाफ फ्रंट क्या है? ये फ्रंट बच जाता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी, जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व हो गई, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम है वो भी इन्वॉल्व हो गई, नक्सलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो भी आ जाती है इसमें। इसके अलावा आप देख सकते हो इंटरनली जो भी डिस्टर्बेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो गए। सो पॉइंट ये है कि 2.5 फ्रंट सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो आप यहां पर नक्सलाइट मूवमेंट को हाफ फ्रंट में इंक्लूड कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। सो पॉइंट यह है, नक्सलाइट मूवमेंट क्या है, कहां से शुरू होता है? देखो, इसकी शुरुआत होती है 1967 में। ध्यान रखें आप, इसकी शुरुआत होती है 1967 में। और शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत होती है दार्जिलिंग का एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल का एक हिली डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग में एक पुलिस स्टेशन, नक्सलबाड़ी एरिया में एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था। उस पुलिस स्टेशन पे एक भीड़ इकट्ठा होकर के और अटैक करती है, और उस भीड़ ने वायलेंट मैनर में अटैक किया, और यहीं से शुरुआत हो जाती है माओवाद की। इंडिया में माओइज्म की बोल दो या फिर नक्सलिज्म की बोल दो। यहां पर जो ये नॉमेनक्लेचर, ये जो नाम दिया गया है नक्सलाइट मूवमेंट, इस नाम के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक है कि ये मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुआ इंडिया में, या कहें कि फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट कहां देखा गया, तो वो देखा गया था नक्सलबाड़ी में, इसलिए इसका नाम नक्सलाइट मूवमेंट कर दिया। वैसे देखा जाए तो ये मूवमेंट था क्या? ये मूवमेंट बेसिकली एक एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच थी। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू से अपनाई गई, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इनका ये मानना होता है कि बोले गरीबी से अगर भारत के लोगों को निकालना है तो बोले लोकतंत्र के अलावा कम्युनिस्ट सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव रह सकता है। ध्यान से समझना इस बात को आप कि कम्युनिस्ट सिस्टम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रह सकता है, इस चीज को इनका सपोर्ट रहता है। और कम्युनिस्ट आइडिया की अगर बात करें तो चाइना में जिस तरीके से 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन सक्सेसफुली अपनी तरफ से चाइना में अपना रूल स्टैब्लिश कर दिया जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, वो चीज यहां पर डिमांड ये मानो कि वो चीज इनके दिमाग में थी कि चाइना में जब इस तरीके से वायलेंट एक्टिविटीज करके कोई भी पार्टी अपना रूल स्टैब्लिश कर सकती है तो इंडिया में क्यों नहीं। तो वो जो चीज थी कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपने दिमाग से अप्लाई करनी शुरू की, और इसका फर्स्ट कल्मिनेशन या फर्स्ट आउटब्रेक होता है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन पे। 1967 से ये आउटब्रेक कंसीडर किया जाता है। फिर धीरे धीरे करते करते ये जो मूवमेंट है ये पूरे देश में फैल जाता है। पूरे देश में मेजरली अगर देखो तो रेड कॉरिडोर के नाम से जिन स्टेट्स को बोला जाता है, जिन स्टेट्स में आप मेजरली आप इंक्लूड करोगे, शुरुआत हुई वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के बाद में फिर बिहार, बिहार का एक हिस्सा झारखंड, इसके अलावा उड़ीसा, उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना उसमें से निकल गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आप ले सकते हो, मध्य प्रदेश आप ले सकते हो, महाराष्ट्र आप ले सकते हो, कर्नाटक आप ले सकते हो। इस तरीके से ये जो मूवमेंट था जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करना और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करना जिसमें कि डेमोक्रेसी की बजाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे काम किया जाएगा। और इसमें जो अप्रोच हुआ करती थी, देखो डेमोक्रेसी क्या होती है? लिबर्टी देती है, फ्रीडम देती है, और फ्रीडम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग पावरफुल लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटीज़ बहुत होती हैं, पैसे वाले लोग बहुत पैसे वाले हो गए, गरीब बहुत गरीब हो गए। तो इन लोगों ने जो ये नक्सलिज्म मूवमेंट को चलाते हैं, ये एक तरीके की रॉबिनहुड अप्रोच पे चलते हैं। रॉबिनहुड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि ये रिच लोगों से पैसा लेकर के और पुअर्स को सपोर्ट देते हैं, चाहे फिर वो जमीन की बात है या फिर टैक्सेशन की बात है, कुछ भी आ जाए। कहने का मतलब प्रो पुअर अप्रोच को लेकर चलने वाले ये मूवमेंट के लोग होते हैं। ठीक है,
तो ऐसे में जो सिनेरियो यहाँ पे बन रहा था, इस सिनेरियो में आप देखोगे कि नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन जो पर अटैक हो जाता है, तब आउटब्रेक मान लिया जाता है कि हमारे यहाँ पर भी कि माओ जेडांग का जो एक लीडरशिप डेवलप हुआ था चाइना में, बोलो उसका असर अब इंडिया में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ क्या शो करती है, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए एक खतरे के तौर पे इमर्ज होकर के आया। आप देखोगे कि 1967 में इसको स्टार्ट करने में भी किसका रोल माना जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के कुछ रेडिकल्स जो थे, उन्होंने इस तरफ अपने कदम बढ़ाए कि भाई हम यहां पर कम्युनिस्ट सिस्टम लाना चाहते हैं, या फिर डेमोक्रेसी को तो खत्म करो कम से कम। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है CPIM, उसके अंडर में ये कुछ सिनेरियो हुआ। ठीक है, अब आप देखोगे कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट में जो भी रेडिकल एलिमेंट्स थे जो इस तरीके के मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे, उन एलिमेंट्स ने ये डिसाइड किया कि CPIM तो है, ये तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ में चलने वाली है। इस वजह से उन्होंने अपनी खुद की नई पार्टीज बना ली। जैसे यहां पर नाम है चारू मजूमदार। चारू मजूमदार जो थे, इस बंदे की लीडरशिप में ये एंटी डेमोक्रेटिक स्टांस जो था वो कंटिन्यू रहा, और नक्सलाइट मूवमेंट है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो चारू मजूमदार ने क्या किया, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM, इससे निकल करके अपनी नई पार्टी स्टैब्लिश कर दी, जिसका नाम क्या रखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। इस तरीके से इन्होंने अपनी खुद की पार्टी स्टार्ट कर दी, और ये पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से बिल्कुल अलग होकर बनी। अब आप देखोगे कि इस पार्टी का काम क्या हो गया, करो या मरो वाला, कि कैसे भी करके हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करना है। लीडर कौन था इसका, इस पार्टी का लीडर था चारू मजूमदार, जो कि एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच को लेकर के चलता था। इस बंदे ने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चाइनीज रेवोल्यूशन हुई थी। चाइनीज रेवोल्यूशन, हथियार बंद क्रांति, बोले सत्ता के लिए चाहे तुम्हें हथियार उठाने पड़े, आप हथियार उठाओ। इस तरीके की अप्रोच जो थी यहां पर इन्होंने अपनानी शुरू कर दी। आप देखोगे कि इनकी अप्रोच थी गुरिल्ला वॉर की, इसका मतलब छुप करके वॉर करना। एक मैं आपको मूवी बताता हूं, देखो होता क्या है कि हमारा जो कुछ भी, हम मानो हमारा समाज में जो कुछ भी हो रहा है ना, उस समाज से संबंधित ही तो हमें मूवीज मिलती हैं, और मूवीज से हम समाज का एक इमेज समझ सकते हैं। मतलब सिनेमा इज मिरर ऑफ आवर सोसाइटी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मूवी है राजकुमार राव की, न्यूटन, आप देखना एक बार मूवी को, ठीक है, न्यूटन नाम से मूवी है, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। उस मूवी से आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो अपने मतलब ये करोगे कि अपने टारगेट्स उनको अचीव करने के लिए लोगों को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो इन्होंने गुरिल्ला वॉर के कॉन्सेप्ट पे काम किया, छुप करके घात लगा करके बैठ जाते हैं, अपने गेटअप को भी इस तरीके से तैयार कर लेते हैं कि कोई आइडेंटिफाई ना कर पाए कि यहाँ पे छुप करके कोई यहाँ पर बैठा भी है क्या। तो फिर जैसे ही वहाँ पे CRPF वाले आते हैं, जैसे आपने सुना होगा बस्तर दांतेवाड़ा वाले एरिया में CRPF के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, फिर CRPF रिटेलिएट करती है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन वहाँ पर बना रहता है। छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, बस्तर वाला जो एरिया है, छत्तीसगढ़ का अगर मैप बनाऊं तो आप देखोगे मोटा मोटा इस तरीके से है छत्तीसगढ़ का मैप। ठीक है, तो उसमें ये जो साउथ वाला एरिया है ना छत्तीसगढ़ का, ये है बस्तर दांतेवाड़ा वाला एरिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड है ये कह सकते हैं नक्सलिज्म। बहुत हद तक कम हुआ है, बहुत हद तक घर वापसी भी हुई है बहुत सारे नक्सल मूवमेंट में काम करने वाले लोगों की, बट यस अभी भी कहीं ना कहीं इश्यूज बने रहते हैं। तो गुरिल्ला वॉर पे काम किया, और इन्होंने जो कुछ भी करना था वो किस मैनर में किया, वायलेंट मीन्स का यूज़ किया। मतलब हथियार यूज़ करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, अपने हाथ में पावर आनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे इनको काम करना था। आप देखोगे कि जब ये सब कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे थे 67 में, 69 में, उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी की सरकार चला करती थी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। और यहां पर गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से गजब तरीके से रिवेंज लिया, रिटेलिएशन किया। अगेन वही बात, इन्होंने वायलेंट मीन का यूज किया चारू मजूमदार की लीडरशिप में, तो इधर गवर्नमेंट ने भी फिर फोर्स का ही एप्लीकेशन किया। इस तरीके से वेस्ट बंगाल में एक क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई, और आज के समय पे भी बहुत सारी सरकारों के द्वारा
ये जो सिचुएशन राइज होती है, ठीक है, जिसमें ये नक्सलिज्म वाली प्रॉब्लम की वजह से कहीं ना कहीं शांति स्थापित नहीं हो पा रही है, या फिर जो जंगलों में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं गोंड ट्राइब का एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, जो छत्तीसगढ़ में कन्फाइंड है, तो वहां पर फिर उन लोगों पे डाउट किया जाता है। तो ऐसे में निर्दोष इनोसेंट लोग हैं, वो एक तरफ तो नक्सलिज्म को प्रमोट करने वाले लोगों से परेशान है क्योंकि वो उनके घर से ही जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी तरफ इधर सीआरपीएफ पुलिस, इनसे उनका डील होता है। तो परेशानी जो है वो होती किसको है, वो घर के लोगों को होती है। तो ये सिनेरियो हो गया। फिर आप देखोगे कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनी, CPIML जो बनी थी, इस पार्टी में भी अभी बहुत से फ्रैक्शंस बन चुके हैं, जिसमें एक फ्रैक्शन का नाम यहां पर बताया हुआ है, जैसे कि CPIML, दैट मीन्स CPIML लिबरेशन। ये पार्टी का टारगेट क्या हो गया कि कैसे भी करके हमें इंडिया से अलग होना है, या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको कोलैप्स कर देना है। आप देखोगे कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, पुअर पीजेंट्स। एक हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट की बात आती है, तो उस थ्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर सकता है तो वो होते हैं गरीब लोग। क्यों? सीधी बात है, गरीब लोग हैं, वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल क्यों है भाई? सीधी बात है, पैसा नहीं है तो डेली जो डे टू डे बेसिस पर भाई खर्चा के लिए पैसा तो चाहिए। अब पैसे के लिए अगर उनको कोई ये कहे कि भाई ये लो कुछ पैसे, आप हमारा ये काम कर दो, हम आप बस आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होता है पाकिस्तान में, है ना, जैसे बताया जाता है, वो अजमल कसाब का जो केस है, अगर आपने देखा हो, उसकी यूट्यूब पे वीडियो शूटिंग भी पड़ी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, जब इंक्वायरी की गई थी कि भाई आप बताओ आपको किस तरीके से रिक्रूट किया जाता है, तो बताते बोले कि एक साहब आता है, हम घर में रहते हैं, मतलब घर में जब रहते हैं तो छोटे बच्चे सारे साथ में मिलके रहते ही हैं, तो एक साहब आता है, साहब आके बोलता है कि इस बच्चे को मुझे दे दे और तेरे घर की पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। मेरे अब्बू को ऐसा बोला तो अब्बू ने भेज दिया। अब बाद में पता नहीं था क्या करवाएंगे क्या नहीं कराएंगे। अब छोटे बच्चे को क्या पता है क्या सही क्या गलत, भाई पढ़े लिखे को तो फिर भी आइडिया रहता है कि यार ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी है ना। दूसरी, अगर आपकी उम्र हो जाती है तो भी आप समझ पाते हो सही गलत का एक मायना, पर छोटे बच्चे को अगर आप सिखाते हो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो वो करने में उनको प्रॉब्लम नहीं आती। वो सोचते हैं कि भाई खिलौना है, गन उठाते हैं AK-47 और आराम से प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पर नक्सलिज्म मूवमेंट के, नक्सलाइट मूवमेंट के साथ भी है कि गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं उन बच्चों को वहाँ से पिक किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनका एक ही मोटो कर दिया जाता है कि कैसे भी करके यहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करना है, या फिर ये कहो कि सरकार हमारी दुश्मन है, सरकार को हमें खत्म करना है। इस तरीके के मोटो के साथ में फिर वो काम करना शुरू करते हैं। अब आप देखोगे कि अगर वहां पर क्रांति करने वाले लोग ही हथियार उठा रहे हैं तो सरकार कोई हाथ पे हाथ धर के थोड़े ना बैठेगी, तो वहां पर रिटेलिएट करना पड़ता है। रिटेलिएशन में सीधी बात है, कुछ CRPF के या फिर डिफेंस पर्सनल्स उनकी भी डेथ होती है, और उधर भी नक्सलाइट्स जो मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ये क्या शो कर रही है, कहीं ना कहीं निर्दोष लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के आधार पर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मुद्दा लेकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप लोगों को बोलने का अधिकार नहीं देते हो, लोगों के अधिकारों को आप प्रोटेक्ट नहीं करते हो। बट पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि जब हम सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी इनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके की रेवोल्यूशंस खतरे साबित हो जाती हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि कुछ ह्यूमन एक्टिविस्ट के द्वारा ऑब्जेक्शन किया जाता है और ये कहा जाता है कि भारत सरकार जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है। इस तरीके से कई बार ऑब्जेक्शंस भी आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा सीन था नक्सलाइट मूवमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये बेसिक्स समझ में आया होगा। हम बेसिक्स में आपको बता दूं NCERT से पिक करेंगे, जिससे कि आपको ईजी लैंग्वेज में आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। मुद्दा क्या है नक्सल मूवमेंट का, कि कैसे भी करके इंडिया से डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करना, क्योंकि इनका ये मानना रहता है कि इंडिया को डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, तो इस वीडियो में देखो इतना ही था। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बोर्ड पे सब कुछ। ठीक है, यहीं हॉल्ट करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।